अगर हम किसी जिम में जाएं और वहां आराम से एक बेंच पर बैठ जाएं हाँ। और सामने कोई बहुत ही फिट एथलीट भारी वजन उठा रहा है, मतलब एकदम पसीना बहा रहा है, हाँ। हम उसे घंटों तक बहुत ध्यान से देखते रहें, उसकी हर एक तकनीक, उसके सांस लेने के तरीके को एकदम नोट करते रहें। बिल्कुल। और फिर घर आकर शीशे के सामने अपनी मांसपेशियां चेक करें, तो क्या कुछ बदलाव दिखेगा? जाहिर है बिल्कुल नहीं दिखेगा। ये तो बहुत ही स्पष्ट सी बात है। मतलब सिर्फ किसी और को कसरत करते हुए देखने से हमारी अपनी मांसपेशियां मजबूत कैसे हो सकती हैं? सही बात है। शारीरिक बदलाव के लिए वो तनाव और वो मेहनत तो हमारी अपनी मांसपेशियों को ही सहनी पड़ेगी ना। एग्जैक्टली। और यहीं से एक बहुत ही दिलचस्प और सच कहूं तो थोड़ा सा परेशान करने वाला सवाल उठता है। क्या हो अगर हमारी जो पूरी की पूरी पारंपरिक शिक्षा प्रणाली है, मतलब हमारे स्कूल, हमारे कॉलेज, ये सब इसी देखने वाले मॉडल पर चल रहे हों? अच्छा। जहां सीखने वाले सिर्फ एक जगह बैठे हैं और किसी और को यानी शिक्षक को दिमागी कसरत करते हुए देख रहे हैं। ये एक बहुत ही सटीक और गहरी तुलना है। आज हम जिस विषय पर इस विस्तृत चर्चा में बात करने वाले हैं वो शिक्षा के इसी बुनियादी भ्रम पर प्रहार करता है। जी, तो आज की इस डीप डाइव में हम शिक्षा जगत में सुलग रहे एक बहुत ही क्रांतिकारी विचार को समझने की कोशिश करेंगे। इसे सिस्टम लर्नोग्राफी कहा जा रहा है। बिल्कुल। हमारे पास जो स्रोत हैं, तक्षशिला पेज पर शिव नारायण जी के लिखे हुए 2 बहुत ही विस्तृत लेख हैं। एक है हाउ रिफ्लेक्शन एलिवेट्स लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग और दूसरा है प्री ट्रेन्ड लर्नर्स। इन दोनों का निचोड़ निकालते हुए हमारा मिशन एक बहुत ही बुनियादी बात को समझना है, वो ये कि ज्ञान को सिर्फ किसी के दिमाग में उड़ेला या पढ़ाया नहीं जाना चाहिए। सही कहा। बल्कि हमारे मस्तिष्क के जो मोटर साइंस है यानी शारीरिक कार्य प्रणाली, उसका उपयोग करके इसे एक कौशल की तरह प्रशिक्षित किया जा सकता है। जी। तो जो कोई भी ये जानना चाहता है कि किसी भी नई चीज को जल्दी, गहराई से और बिना थकावट के कैसे सीखा जाए, उसके लिए ये चर्चा बहुत ही अहम होने वाली है। बिल्कुल। इस पूरी अवधारणा का जो केंद्र बिंदु है वो ये है कि पारंपरिक कक्षाएं जिनसे हम सब गुजरे हैं वे पूरी तरह से शिक्षक केंद्रित यानी टीचर सेंट्रिक होती हैं। हाँ, मतलब सारा फोकस टीचर पर होता है। एकदम सही। वहां सारी ऊर्जा, सारी गतिविधि स्टेज पर खड़े एक व्यक्ति के इर्द गिर्द घूम रही होती है। वो बोल रहा है, वो लिख रहा है, वो समझा रहा है। और सामने बैठे छात्र वे सिर्फ एक निष्क्रिय श्रोता मतलब पैसिव लिसनर की भूमिका में होते हैं। इस मॉडल का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि सीखी गई बातें लंबे समय तक याद नहीं रहती हैं। उनका जो व्यावहारिक उपयोग है वो लगभग खत्म हो जाता है और छात्र पूरी तरह से शिक्षक की व्याख्या पर निर्भर हो जाते हैं, जिसे आम भाषा में स्पून फीडिंग कहा जाता है। मतलब सब कुछ पका पकाया दे देना। ठीक कहा आपने। और यहीं पर सिस्टम लर्नोग्राफी इस पूरे ढांचे को पलट कर रख देती है। ये पढ़ाने के बजाय प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग पर केंद्रित है। अच्छा। और यहीं से जन्म होता है प्री ट्रेन्ड लर्नर्स का। प्री ट्रेन्ड लर्नर्स, ये शब्द सुनने में ऐसा लगता है जैसे किसी एथलीट को ओलंपिक से पहले तैयार किया जा रहा हो। हाँ, कह सकते हैं। तो अगर हम उसी जिम वाले उदाहरण पर वापस जाएं, तो एक साधारण छात्र जो अब तक सिर्फ दूसरों को कसरत करते देख रहा था, वो अचानक से ये प्री ट्रेन्ड लर्नर कैसे बन जाता है? मतलब इसके पीछे का विज्ञान क्या है? इसे समझने के लिए हमें ये देखना होगा कि ये कोई रातों रात होने वाला जादू नहीं है। एक प्री ट्रेन्ड लर्नर वो छात्र है जिसे बहुत ही व्यवस्थित रूप से इस बात के लिए तैयार किया गया है कि वो स्वतंत्र रूप से सीख सके, खुद से सीख सके। बिल्कुल। ये सब मोटर साइंस पर आधारित एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। सिस्टम लर्नोग्राफी सीखने की जिम्मेदारी शिक्षक के कंधों से उठाकर वापस सीखने वाले के कंधों पर डाल देती है। ओके। ज्ञान को एक बाहरी वस्तु की तरह नहीं बल्कि अपने शरीर के एक हिस्से की तरह ग्रहण करना सिखाया जाता है। ये बात सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन मैं इसे थोड़ा जमीन पर लाना चाहता हूँ। जी बताइए। हम सब जानते हैं कि गणित का कोई जटिल सवाल हल करना या विज्ञान का कोई सिद्धांत समझना, ये तो दिमाग का काम है ना। इसमें मोटर साइंस या शारीरिक गतिविधि का क्या काम? यही वो जगह है जहां लर्नोग्राफी हमारी पारंपरिक शिक्षा से बिल्कुल अलग रास्ता लेती है। स्रोत बहुत स्पष्ट रूप से बताते हैं कि सीखना कोई हवा में होने वाली प्रक्रिया नहीं है। अच्छा। ये मस्तिष्क के मोटर सर्किट पर निर्भर करती है, विशेष रूप से हमारे दिमाग के 3 प्रमुख हिस्सों पर, बेसल गैंग्लिया, सेरेबेलम और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। ये नाम तो काफी भारी भरकम है। क्या हम इन्हें थोड़ा सरल भाषा में समझ सकते हैं? जरूर जरूर। इसे ऐसे समझते हैं,
प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स हमारे दिमाग का सीईओ है। बॉस है। हाँ, ये फैसले लेता है, योजना बनाता है कि मुझे ये काम करना है। फिर आता है सेरिबेलम, जो मूल रूप से हमारे शरीर के संतुलन और गतिविधियों के तालमेल यानी रिदम को संभालता है। ओके। और जो बेसल गैंग्लिया है वो हमारी आदतों और मोटर कार्यों को पक्का करता है। तो जब ये तीनों एक साथ काम करते हैं तो सीखना एक शारीरिक क्रिया बन जाता है। मतलब लर्निंग बाय डूइंग। बिल्कुल। जब एक प्री ट्रेन लर्नर गणित का सवाल हल करता है तो वो सिर्फ हवा में सोच नहीं रहा होता, वो अपनी उंगलियों से पेन पकड़कर एक कागज पर कुछ भौतिक आकृतियां उकेर रहा होता है, अपनी आंखों से उन्हें देख रहा होता है। एग्जैक्टली। ये एक पूरी मोटर आधारित गतिविधि है। तो इसका मतलब ये कि जब हम कुछ सीख रहे होते हैं तो हमारा दिमाग उसे एक शारीरिक काम की तरह प्रोसेस कर रहा होता है। बिल्कुल। और इसी प्रक्रिया से एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज का निर्माण होता है जिसे इस प्रणाली में ब्रेन पेज कहा गया है। ब्रेन पेज। हाँ, जब छात्र शारीरिक रूप से लिखकर या अभ्यास करके जानकारी को प्रोसेस करता है तो वो अपने दिमाग में उस ज्ञान का एक भौतिक ब्रेन पेज बना रहा होता है। ये ब्रेन पेज शब्द मुझे स्रोतों में कई बार मिला था, इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। जी। एक छात्र वास्तव में ये ब्रेन पेज कैसे बनाता है? मतलब क्या ये दिमाग के अंदर सिर्फ नोट्स बनाने जैसा कुछ है? नहीं, नोट्स बनाना इसका एक बहुत ही छोटा हिस्सा है। ब्रेन पेज असल में ज्ञान का एक न्यूरोलॉजिकल ब्लूप्रिंट है। अच्छा। इसे विकसित करने के लिए एक विशेष तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है जिसे थैलेमिक साइक्लोसिड रिहर्सल कहते हैं, या संक्षेप में TCR। रुकिए, थैलेमिक साइक्लोसिड रिहर्सल? हाँ। ये तो किसी मेडिकल डिक्शनरी का शब्द लगता है। एक आम छात्र कक्षा में से कैसे लागू करता है? शब्द तकनीकी जरूर है लेकिन प्रक्रिया बहुत ही तार्किक है। हमारे दिमाग में एक हिस्सा होता है थैलेमस, जो बाहर से आने वाली हर जानकारी के लिए एक रिले स्टेशन की तरह काम करता है, एक चेकिंग पॉइंट की तरह। बिल्कुल। और साइक्लोसिड का मतलब है किसी चीज को एक चक्कर में या साइकिल में चलाना, और रिहर्सल का मतलब है अभ्यास। तो TCR का मतलब हुआ किसी जानकारी को बार बार दोहराना। हाँ, लेकिन एक चक्कर में शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से, जैसे लिखना, चित्र बनाना या बोलना। इस तरह जानकारी को दिमाग के थैलेमस से गुजारा जाता है। ओके। जब एक छात्र किसी जटिल सिद्धांत को बार बार लिखकर और अलग-अलग तरीकों से सुलझाकर अभ्यास करता है तो वो उस ज्ञान की एक गहरी न्यूरल मैपिंग कर रहा होता है। एक मिनट, यहाँ मुझे थोड़ा सा संदेह हो रहा है। बताइए। अगर ये सिर्फ बार बार लिखकर अभ्यास करने की बात है तो ये तो हमारी पुरानी शिक्षा प्रणाली में भी होता था ना। बचपन में हमें भी कहा जाता था कि लिख लिख कर याद करो। हाँ, बिल्कुल कहा जाता था। तो क्या ये ब्रेन पेज और TCR सिर्फ पुरानी रट्टा मारने की आदत को एक नया और फैंसी वैज्ञानिक नाम देना नहीं है? इसमें नया क्या है? ये संदेह होना बहुत स्वाभाविक है, लेकिन देखिए, रट्टा मारने और ब्रेन पेज बनाने में बहुत बड़ा अंतर है। वो कैसे? रट्टा मारने का मतलब है बिना समझे सिर्फ शब्दों की आवाज को दोहराना। रटा हुआ ज्ञान परीक्षा के समय या थोड़ा सा भी तनाव आते ही अक्सर दिमाग से गायब हो जाता है। हाँ, ब्लैंक हो जाते हैं हम। बिल्कुल, क्योंकि वो सिर्फ सतह पर होता है। लेकिन जब आप मोटर साइंस का इस्तेमाल करके ब्रेन पेज बनाते हैं तो आप जानकारी को ऐसे मॉड्यूल्स में बदल रहे होते हैं जिन्हें दिमाग तुरंत लागू कर सकता है, यानी अप्लाई कर सकता है। बिल्कुल। ये फंक्शनल मेमोरी का निर्माण करता है। इसमें एक्शन शामिल होता है, समझ शामिल होती है, न कि सिर्फ शब्दों को तोते की तरह दोहराना। अच्छा, मैं समझ रहा हूँ। यानी ये वैसा ही है जैसे साइकिल चलाना सीखना। हाँ, बिल्कुल। जब कोई पहली बार साइकिल चलाता है तो वो किताब पढ़कर नहीं सीखता कि पहले बायां पेडल मारना है फिर दायां। वो गिरता है, संभलता है, और शरीर के जो मोटर सर्किट है वो उस संतुलन को समझ लेते हैं। एकदम सही। एक बार वो न्यूरल मैप बन गया तो आप उसे जीवन भर नहीं भूलते। शरीर बस उसे कर देता है। ये एक बहुत ही शानदार तुलना है आपकी। साइकिल चलाना पूरी तरह से एक मोटर लर्निंग है। हाँ। और जब मस्तिष्क इस मोटर रूप में अकादमिक ज्ञान को भी ग्रहण कर लेता है तो उस ज्ञान को पक्का करने और उसका अर्थ निकालने के लिए एक और कदम की जरूरत होती है। स्रोत इसे रिफ्लेक्शन कहते हैं। रिफ्लेक्शन, ये इस चर्चा का एक बहुत ही मजेदार हिस्सा है। बिल्कुल। स्रोत में इसके लिए वेव राइडर यानी एक सर्फर का बड़ा ही कमाल का उदाहरण दिया गया है। सोचिए, एक सर्फर लहरों पर संतुलन बनाना सिर्फ कोई किताब पढ़कर या किनारे बैठकर लहरों को देखकर नहीं सीख सकता। कभी नहीं सीख सकता। जब वो लहरों से टकराता है, पानी में गिरता है, तब वो रिफ्लेक्ट करता है, यानी विश्लेषण करता है कि वो क्यों गिरा, उसका वजन किस तरह ज्यादा था, अगली लहर पर उसे अपने पैरों की स्थिति में क्या बदलाव करना है। बिल्कुल वैसे ही
ज्ञान को भी किसी चुनौती से टकराकर महसूस करना पड़ता है। एकदम सही। और दिलचस्प बात ये है कि ये रिफ्लेक्शन कोई अलग से किया जाने वाला काम नहीं है। अच्छा। शिव नारायण जी के लेख में स्पष्ट किया गया है कि मोटर सर्किट में रिफ्लेक्शन स्वाभाविक रूप से बुना हुआ है। मतलब ये अपने आप होता है? हाँ, जब कोई प्री ट्रेन लर्नर शारीरिक रूप से कोई काम करता है, जैसे कोई गणित की समस्या हल करना, और वो किसी स्टेप पर अटक जाता है, तो दिमाग अपने आप उसका विश्लेषण करता है। ओके। यह मेटाकॉग्निशन को बढ़ावा देता है। मेटाकॉग्निशन, इसे अगर हम सरल भाषा में कहें तो इसका मतलब है सोचने के तरीके के बारे में सोचना, है ना? सही कहा आपने। ये अपने ही विचारों और सीखने की प्रक्रिया का मूल्यांकन करना है। ये अनुभवों को मूल्यवान अंतर्दृष्टि में बदलने की प्रक्रिया है। ये थ्योरी और प्रैक्टिस के बीच की खाई को पाटता है। बिल्कुल। और इसी रिफ्लेक्शन के कारण छात्रों में ग्रोथ माइंडसेट पैदा होता है, जहां वो अपनी गलतियों से घबराते नहीं हैं, बल्कि उन्हें सुधारने का एक डेटा पॉइंट मानते हैं। लेकिन एक बात बताइए, दिमाग को ये कैसे पता चलता है कि उसे किस दिशा में सोचना है? जब कोई छात्र किसी जटिल विषय में फंस जाता है, तो क्या उसके पास कोई मानसिक नक्शा होता है? स्रोत में ज्ञान हस्तांतरण के 7 आयाम, मतलब 7 डायमेंशंस ऑफ नॉलेज ट्रांसफर का जिक्र है। हाँ, बिल्कुल। दिमाग को एक ढांचे की जरूरत तो होती ही है। ये 7 आयाम वास्तव में वे दिशाएं हैं जिनका उपयोग प्री ट्रेन्ड लर्नर्स ज्ञान को समझने और उसे लागू करने के लिए करते हैं। ये कोई रटने वाली सूची नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक टूल किट की तरह है। ये नाम थोड़े तकनीकी लगते हैं, जैसे डेफिनेशन स्पेक्ट्रम, फंक्शन मैट्रिक्स, ब्लॉक सॉल्वर, हिप्पोकम्पास। क्या हम इनमें से एक या दो को किसी व्यवहारिक उदाहरण के साथ समझ सकते हैं? जरूर। मान लीजिए कोई छात्र जीव विज्ञान में प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस पढ़ रहा है, तो वो ब्लॉक सॉल्वर या हिप्पोकम्पास का उपयोग कैसे करेगा? ये बहुत अच्छा उदाहरण है। देखिए, अगर कोई छात्र प्रकाश संश्लेषण सीख रहा है, तो वो पूरी प्रक्रिया को एक साथ रटने की कोशिश नहीं करेगा। यहाँ ब्लॉक सॉल्वर काम आता है। वो इस जटिल प्रक्रिया को छोटे छोटे ब्लॉक्स या टुकड़ों में बांट देगा। अच्छा, हिस्सों में तोड़ देगा। हाँ, पहला ब्लॉक, पौधे सूरज की रोशनी कैसे सोखते हैं। दूसरा ब्लॉक, पानी जड़ों से पत्तियों तक कैसे पहुंचता है। तीसरा ब्लॉक, कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है। छात्र हर ब्लॉक को अलग अलग हल करेगा और फिर उन्हें जोड़ देगा। ये तो बहुत ही तार्किक तरीका है। इससे दिमाग पर एक साथ बहुत ज्यादा बोझ नहीं पड़ता। बिल्कुल। और ये हिप्पोकम्पस, ये नाम सबसे अलग और थोड़ा साइंस फिक्शन जैसा लगता है। हाँ, नाम दिलचस्प है। हिप्पोकैम्पस दरअसल हमारे दिमाग के हिप्पोकैम्पस से जुड़ा है, जो हमारी यादों को नेविगेट करने का काम करता है। ओके। ये ज्ञान के एक सर्च इंजन की तरह है। जब छात्र प्रकाश संश्लेषण के बारे में पढ़ रहा होता है, तो उसका हिप्पोकैम्पस उसे याद दिलाता है कि अरे, तुमने पिछली कक्षा में सेल या कोशिका के बारे में पढ़ा था। ये जानकारी वहां फिट बैठती है। अच्छा, तो ये कनेक्शन बनाता है। हाँ, ये पुरानी यादों और नई जानकारी के बीच रास्ता खोजने का काम करता है। इसी तरह डार्क नॉलेज जैसे आयाम हैं, जो छिपे हुए पैटर्न खोजने और रचनात्मकता से जुड़े हैं। जब ये सभी आयाम एक साथ काम करते हैं, तो सीखना एक बहुत ही गहरा अनुभव बन जाता है। ये सब सुनकर बहुत ही शानदार लगता है। एक व्यक्तिगत स्तर पर, मतलब एक अकेला बच्चा अपने कमरे में बैठा है, मोटर साइंस का इस्तेमाल कर रहा है, रिफ्लेक्शन कर रहा है, ब्रेन पेज बना रहा है। जी। लेकिन असल दुनिया की सच्चाई कुछ और है। हमारे स्कूलों में 40-50 बच्चों की क्लास होती है, शोर होता है, अनुशासन की समस्या होती है, हर बच्चे के सीखने की गति भी अलग होती है। बिल्कुल, ये एक व्यावहारिक चुनौती है। तो जब हम इस पूरे विज्ञान को एक असली शोरगुल वाली कक्षा में लागू करने की कोशिश करते हैं, तो क्या ये ढांचा बिखर नहीं जाता? ये एक बहुत ही लाजमी चिंता है आपकी। और यहीं पर सिस्टम लर्नोग्राफी का ढांचा सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत से आगे बढ़कर एक पूरा सिस्टम बन जाता है। वो कैसे? पारंपरिक कक्षा के उस स्वरूप को, जहां सब एक दिशा में ब्लैक बोर्ड की तरफ मुंह करके बैठे हैं, पूरी तरह से बदल दिया जाता है। इसकी जगह लघु विद्यालय या मिनिएचर स्कूल्स बनाए जाते हैं। लघु विद्यालय मतलब कक्षा के अंदर ही छोटे छोटे स्कूल। ये कैसे काम करता है? देखिए, पूरी कक्षा को छोटे छोटे समूहों में बांट दिया जाता है। मान लीजिए 5-5 बच्चों के समूह। और यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि हर समूह का नेतृत्व कोई वयस्क शिक्षक नहीं करता, बल्कि उन्हीं में से एक छात्र करता है, जिसे स्मॉल टीचर या सहपाठी नेता कहा जाता है। एक मिनट, एक बच्चा दूसरे बच्चे को पढ़ाएगा,
क्या ये जोखिम भरा नहीं है? मतलब बच्चे तो गलतियां कर सकते हैं। दिलचस्प बात यह है कि मनोविज्ञान बताता है कि बच्चे अक्सर वयस्कों की तुलना में अपने सहपाठियों से ज्यादा तेजी से सीखते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उनका जो कॉग्निटिव लेवल है या मानसिक स्तर वो एक ही वेवलेंथ पर होता है। अच्छा। एक वयस्क शिक्षक अक्सर भूल जाता है कि किसी चीज को पहली बार न समझना कैसा लगता है, लेकिन एक सहपाठी जिसने शायद कल ही उस चुनौती को पार किया है वो उसी भाषा और उसी तरीके से समझा सकता है जो दूसरे बच्चे को तुरंत समझ में आ जाए। ये तो बहुत लॉजिकल बात है। इसके अलावा इससे बच्चों में डर कम होता है, वे अपने दोस्त से सवाल पूछने में झिझकते नहीं हैं। यह पीयर टू पीयर लर्निंग सहयोग और नेतृत्व दोनों को बढ़ावा देती है। ये तो वाकई एक आहा मोमेंट है। हम अक्सर भूल जाते हैं कि बच्चे आपस में कितनी आसानी से चीजें साझा कर लेते हैं। बिल्कुल। लेकिन इन स्रोतों में एक और मॉडल की बात की गई है जिसे देखकर मुझे सच में लगा कि ये तो व्यवहारिक रूप से असंभव है। कौन सा मॉडल? 1 डे 1 बुक मॉडल। मतलब एक दिन में एक पूरी किताब। कोई भी बच्चा एक दिन में 300 पन्ने कैसे पढ़ और समझ सकता है? क्या ये दावा थोड़ा बढ़ा चढ़ा कर नहीं पेश किया गया है? अगर हम इसे पारंपरिक चश्मे से देखें, जहां बच्चा हर एक शब्द को लाइन बाय लाइन पढ़ रहा है और रट रहा है, तो हाँ, ये असंभव और बहुत ही थकाने वाला है। हाँ, वही तो। लेकिन याद रखिए, ये प्री ट्रेन्ड लर्नर्स हैं। वे किताब को पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि उसके ढांचे को डिकोड करने के लिए काम कर रहे हैं। ढांचे को डिकोड करना, इसका क्या मतलब हुआ? 1 डे 1 बुक मॉडल में काम को लघु विद्यालयों के छोटे समूहों में बांट दिया जाता है। वे किताब के हर शब्द को नहीं पढ़ते हैं, बल्कि वो ब्लॉक सॉल्वर तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, जो हमने पहले डिस्कस किया था। बिल्कुल। वे मुख्य अवधारणाओं, परिभाषाओं और फंक्शन मैट्रिक्स पर ध्यान केंद्रित करते हैं और तेजी से उनके ब्रेन पेज बनाते हैं। यह एक टीम वर्क है। यह निष्क्रिय होकर सुनना नहीं है, बल्कि एक गोल ड्रिवन मोटर गेम की तरह है। ठीक है, मान लिया कि वे इसे एक गेम की तरह लेते हैं, लेकिन फिर भी लगातार 6-7 घंटे तक ये दिमागी कसरत करना, थकान का क्या? एक दिन में एक किताब का खाका तैयार करने की ऊर्जा कहाँ से आती है? दिमाग ओवरलोड क्यों नहीं होता? वो असीम ऊर्जा दिमाग के रिवॉर्ड सिस्टम से आती है। रिवॉर्ड सिस्टम? हाँ, स्रोत बहुत ही गहराई से इस बात का न्यूरोलॉजिकल आधार बताते। जब कोई छात्र इस तरह की सक्रिय लक्ष्य संचालित मोटर गतिविधियों में लगा होता है और चुनौतियों को पार कर रहा होता है, तो उसके मस्तिष्क के 2 हिस्से सबस्टेंशिया नाइग्रा और स्ट्रिएटम में डोपामाइन रिलीज होता है। डोपामाइन, जिसे हम खुशी, प्रेरणा और इनाम का हार्मोन कहते हैं। एग्जैक्टली। जब वे किसी छोटे टास्क को पूरा करते हैं, अपना ब्रेन पेज तैयार करते हैं या किसी सहपाठी की मदद करते हैं, तो उन्हें एक आंतरिक संतुष्टि मिलती है। एक तरह का किक मिलता है। हाँ, डोपामाइन का ये लगातार बहाव उनके दिमाग को थकने नहीं देता। ये उन्हें एक फ्लो स्टेट में ले जाता है जहां समय का पता ही नहीं चलता। वाओ। और इसी वजह से पारंपरिक दर्दनाक और उबाऊ कक्षाओं की जगह ये कक्षाएं हैप्पीनेस क्लासरूम में बदल जाती हैं। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है, क्योंकि आमतौर पर कक्षाओं में जब बच्चे बोर होते हैं या उन्हें समझ नहीं आ रहा होता है, तभी वे शैतानियां करते हैं या एक दूसरे को परेशान करते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु उठाया आपने। स्रोत भी इसी बात की पुष्टि करते हैं कि इस मॉडल का सबसे बड़ा व्यवहारिक फायदा यही है कि शैतानी कम हो जाती है। हाँ, इससे छात्रों में बोरियत, तनाव और यहाँ तक कि बुलिंग जैसी समस्याओं में भारी कमी आती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनका पूरा ध्यान और उनकी पूरी ऊर्जा किसी रचनात्मक काम पर, मोटर टास्क पर लगी होती है। खाली दिमाग शैतान का घर, वो वाली बात नहीं रहती। बिल्कुल। उनके पास फालतू बातों के लिए समय ही नहीं होता। वे एक समुदाय की तरह, एक टीम की तरह काम कर रहे होते हैं। तो अगर हम इस पूरी विस्तृत और विचारोत्तेजक चर्चा को समेटें, तो आज हमने जो सबसे बड़ा पैराडाइम शिफ्ट देखा है, वो ये है कि शिक्षा का भविष्य अब सिर्फ पढ़ाने में नहीं है। सही बात है। भविष्य मस्तिष्क को उसके मोटर साइंस के अनुसार प्रशिक्षित करने में है। सिस्टम लर्नोग्राफी हमें एक ऐसा रास्ता दिखाती है जहां सीखने वाला खुद अपने ज्ञान का निर्माता और मालिक होता है। वो ज्ञान के लिए किसी शिक्षक के व्याख्यान का मोहताज नहीं होता। 100% सही कहा आपने। और जो कोई भी अपने क्षेत्र में सबसे आगे रहना चाहता है, चाहे वो एक छात्र हो, कोई प्रोफेशनल हो या जीवन में कुछ भी नया सीखने वाला व्यक्ति हो, उसे खुद को एक प्री ट्रेन्ड लर्नर में ढालना ही होगा। उसे निष्क्रिय होकर जानकारी ग्रहण करने वाले दर्शक से एक सक्रिय सर्जक या क्रिएटर बनना होगा। इस चर्चा ने सच में सीखने की पूरी प्रक्रिया को देखने का नजरिया ही बदल दिया है। लर्निंग बाय डूइंग के पीछे इतना गहरा न्यूरोलॉजिकल विज्ञान है, ये जानना अद्भुत था। बिल्कुल।
और इसके साथ ही हम आज की इस चर्चा के अंतिम पड़ाव पर पहुंच गए हैं। लेकिन जाने से पहले एक ऐसा विचार है जिस पर हम सबको थोड़ा गौर करना चाहिए। हमने शुरुआत में जिम और मांसपेशियों की बात की थी। हमने ये समझा कि हमारा मस्तिष्क भौतिक कार्यों, लिखने, अभ्यास करने और रिफ्लेक्शन के माध्यम से ही सबसे बेहतर तरीके से सीखता है। जी। अब जरा एक पल के लिए अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को देखिए। आज के इस डिजिटल दौर में जहां हम अपना ज्यादातर समय सिर्फ स्क्रीन पर अंगूठे से स्क्रॉल करने में, बिल्कुल निष्क्रिय होकर वीडियो देखने में और जानकारी को बस अपनी आंखों के सामने से गुजरने देने में बिता रहे हैं, क्या हम अनजाने में अपनी दिमागी क्षमता को कमजोर नहीं कर रहे हैं? सोचने वाली बात है। जिस तरह कसरत न करने से मांसपेशियां सिकुड़ जाती हैं, क्या हमारा जो मोटर लर्निंग का कौशल है वो भी उसी तरह कमजोर नहीं हो रहा है? बहुत मुमकिन है। तो सोचिए, अगर अगली बार किसी नए विषय के बारे में पढ़ते समय किसी नई जानकारी को स्क्रीन पर देखने के बजाय हम कागज पेन उठाएं और एक भौतिक कार्य की तरह अपने हाथों से उसका एक ब्रेन पेज बनाएं, तो हम अपनी दिमागी क्षमता को किस स्तर तक ले जा सकते हैं। ज्ञान को सिर्फ अपने ऊपर बरसने मत दीजिए, उसे अपने हाथों से गढ़िए। आज की इस गहरी चर्चा में बस इतना ही। सीखते रहिए, लेकिन याद रखिए, सीखना कोई तमाशा नहीं है जिसे दूर से देखा जाए। यह एक कसरत है जिसे खुद करना पड़ता है।